दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। वह हमसे बात करना चाहता है तो उसे अपने दरवाजे खोलने दें और हम सब उसका मांस और मधु साझा करेंगे, सर वेंडेल मैंडरली ने घोषणा की। या उसे बाहर आकर रॉब के साथ यहां उसके और हमारे आदमियों की नजर में दावत करने दें, उसके भाई सर वायलेस ने सुझाव दिया। कैटलिन स्टार्क ने उनके सभी संदेह साझा किए, लेकिन उसे केवल सर स्टीवरॉन को देखने के लिए देखना था कि वह जो सुन रहा था उससे खुश नहीं था। कुछ और शब्द और मौका खो जाएगा। उसे कार्रवाई करनी थी और जल्दी से। मैं जाऊंगी, उसने ऊंची आवाज में कहा। आप मेरी महिला? ग्रेट जोन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मां, क्या आप निश्चित हैं? स्पष्ट रूप से रॉब नहीं था। कभी नहीं, कैटलिन ने झूठ बोला। लॉर्ड वॉल्डर मेरे पिता के बैनरमैन हैं। मैं उन्हें तब से जानती हूं जब मैं एक लड़की थी। वह मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब तक उन्हें इसमें कुछ लाभ न दिखाई दे, उसने चुपचाप जोड़ा। लेकिन कुछ सच कहने लायक नहीं थे और कुछ झूठ जरूरी थे। मुझे यकीन है कि मेरे लॉर्ड फादर लेडी कैटलिन से बात करके प्रसन्न होंगे, सर स्टीवरन ने कहा। हमारे अच्छे इरादों की गारंटी के लिए मेरा भाई सर पेरविन तब तक यहां रहेगा जब तक कि वह सुरक्षित रूप से आपके पास वापस नहीं आ जाती। वह हमारा सम्मानित अतिथि होगा, रॉब ने कहा। सर पेरविन, पार्टी के 4 फ्रे में से सबसे छोटे, मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता। सर स्टीवरन फ्रे ने विनम्रता से सिर हिलाया। जैसा आप कहें मेरे स्वामी। कैटलिन ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लॉर्ड वॉल्डर के बेटे और दूत उसके चारों ओर आ गए। उसके पिता ने एक बार वॉल्डर फ्रे के बारे में कहा था कि वह 7 राज्यों में एकमात्र स्वामी था जो अपनी जांघों से सेना तैयार कर सकता था। जब क्रॉसिंग के लॉर्ड ने कैटलिन का पूर्वी महल के महान हॉल में स्वागत किया, जहां उसके 20 जीवित बेटे सर पेरविन को छोड़कर, जो 21 होते, 36 पोते, 19 परपोते और कई बेटियां, पोतियां, कमीने और परदादी थीं। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। तो वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था। लॉर्ड वॉल्डर 90 साल के थे। एक मुरझाया हुआ गुलाबी नेवला जिसके सिर पर गंजे धब्बे थे। वह इतना गांवटी था कि बिना मदद के खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी नई पत्नी 16 साल की एक पीली कमजोर लड़की, जब वे उसे अंदर ले गए तो उसके साथ साथ चली। वह 8वीं लेडी फ्रे थी। इतने सालों के बाद आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हुई मेरे प्रभु, कैटलिन ने कहा। बूढ़े आदमी ने उसे शक भरी निगाहों से देखा। क्या ऐसा है? मुझे इस पर शक है। मुझे अपनी मीठी बातें मत कहो लेडी कैटलिन, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हारा लड़का इतना घमंडी है कि वह खुद मेरे सामने नहीं आ सकता? मुझे तुमसे क्या लेना देना? पिछली बार जब वह जुड़वाओं बच्चों से मिलने गई थी, तब कैटलिन एक लड़की थी। लेकिन तब भी लॉर्ड वॉल्डर चिड़चिड़े, तीखे और रूखे स्वभाव के थे। उम्र ने उन्हें पहले से भी बदतर बना दिया था। ऐसा लगता था उसे अपने शब्दों को सावधानी से चुनना होगा और उसे कोई नाराजगी न हो, इसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। पिताजी, सर स्टीवरन ने फटकारते हुए कहा, आप खुद को भूल गए हैं। लेडी स्टार्क आपके निमंत्रण पर यहां हैं। क्या मैंने आपसे पूछा? आप अभी लॉर्ड फ्रे नहीं हैं जब तक मैं मर न जाऊं। क्या मैं मरा हुआ दिखता हूं? मैं आपसे कोई निर्देश नहीं सुनूंगा। हमारे महान अतिथि के सामने बात करने का यह तरीका नहीं है पिता, उनके छोटे बेटों में से एक ने कहा। अब मेरे कमीने मुझे शिष्टाचार सिखाने का दावा कर रहे हैं, लॉर्ड वॉल्डर ने शिकायत की। मैं जिस तरह से चाहूं बोलूंगा, लानत है तुम पर। मेरे जीवन में 3 राजा और रानियां मेहमान बनकर आई हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे आप जैसे लोगों से सीखने की जरूरत है? रायगर, जब मैंने पहली बार अपनी मां को अपना बीज दिया था, तब वह बकरियों का दूध दुह रही थी। उसने लाल चेहरे वाले युवक को अपनी उंगलियों के इशारे से विदा किया और अपने 2 अन्य बेटों को इशारा किया। डैनवेल, वेलन, मेरी कुर्सी पर बैठने में मेरी मदद करो। उन्होंने लॉर्ड वॉल्डर को उसके कूड़े से हटाया और उसे फ्रेज की ऊंची सीट पर ले गए, जो काले ओक की एक ऊंची कुर्सी थी, जिसकी पीठ पर पुल से जुड़े 2 टावरों के आकार की नक्काशी की गई थी।
उसकी युवा पत्नी डरपोक होकर उसके पास आई और उसके पैरों को कंबल से ढक दिया। जब वह बैठ गया तो बूढ़े आदमी ने कैटलिन को आगे बुलाया और उसके हाथ पर एक कागज जैसा सूखा चुंबन दिया। वहां उसने घोषणा की, अब जब मैंने शिष्टाचार का पालन किया है, मेरी महिला, शायद मेरे बेटे मुझे अपना मुंह बंद करने का सम्मान देंगे। तुम यहां क्यों हो? आपसे अपने द्वार खोलने के लिए कहने के लिए, मेरे स्वामी, कैटलिन ने विनम्रता से उत्तर दिया। मेरा बेटा और उसके स्वामी के बैनरमैन नदी पार करने और अपने रास्ते पर जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। रिवररन के लिए? उसने हंसते हुए कहा। ओह, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी अंधा नहीं हूं। बूढ़ा आदमी अभी भी नक्शा पढ़ सकता है। रिवररन में? कैटलिन ने पुष्टि की। उसे इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। जहां मैं आपको खोजने की उम्मीद कर सकती थी, मेरे प्रभु, आप अभी भी मेरे पिता के बैनरमैन हैं, है ना? हे, लॉर्ड वॉल्डर ने कहा, एक हंसी और एक घुरघुराहट के बीच की आवाज। मैंने अपनी तलवारें बुलाई। हाँ, मैंने बुलाया। वे यहां हैं। आपने उन्हें दीवारों पर देखा। जैसे ही मेरी सारी ताकत इकट्ठी हो जाए, मेरा इरादा मार्च करने का था। खैर, अपने बेटों को भेजने का। मैं खुद मार्च करने से बहुत आगे निकल चुका हूं, लेडी कैटलिन। उसने संभावित पुष्टि के लिए चारों ओर देखा और 50 साल के एक लंबे झुके हुए आदमी की ओर इशारा किया। उसे बताओ जेरेड, उसे बताओ कि मेरा इरादा यही था। यह था मेरी महिला, सर जेरेड फ्रे ने कहा, जो उनकी दूसरी पत्नी के बेटों में से एक था। मेरे सम्मान की कसम, क्या यह मेरी गलती है कि आपके मूर्ख भाई ने हमारे मार्च करने से पहले ही अपनी लड़ाई हार दी? वह अपने तकिए पर पीछे झुक गया और उसकी ओर गुस्से से देखा, मानो उसे घटनाओं के अपने संस्करण पर विवाद करने के लिए चुनौती दे रहा हो। मुझे बताया गया है कि किंग्सलेयर ने उसे ऐसे मारा जैसे पके हुए पनीर में कुल्हाड़ी मारी जाती है। मेरे लड़के मरने के लिए दक्षिण की ओर क्यों भाग रहे हैं? जो लोग दक्षिण की ओर गए थे, वे फिर से उत्तर की ओर भाग रहे हैं। कैटलिन ने उस क्रोधी बूढ़े आदमी को खुशी खुशी थूक दिया होता और उसे आग पर भून दिया होता, लेकिन उसके पास पुल खोलने के लिए शाम तक का समय था। उसने शांति से कहा, हमें रिवररन तक पहुंचने के लिए और भी अधिक कारण चाहिए, और जल्दी ही। हम बात करने के लिए कहां जा सकते हैं, मेरे प्रभु? हम अभी बात कर रहे हैं, लॉर्ड फ्रे ने शिकायत की। धब्बेदार गुलाबी सिर ने चारों ओर झपट्टा मारा। तुम सब क्या देख रहे हो? उसने अपने रिश्तेदारों पर चिल्लाया। यहां से चले जाओ। लेडी स्टार्क मुझसे निजी तौर पर बात करना चाहती है। हो सकता है कि वह मेरी निष्ठा पर योजना बना रही हो। हे, तुम सब जाओ, कुछ उपयोगी काम ढूंढो। हाँ, तुम भी, महिला। बाहर, बाहर, बाहर। जैसे ही उसके बेटे और पोते और बेटियां और कमीने और भतीजे और भतीजियां हॉल से बाहर निकले, वह कैटलिन के करीब झुका और कबूल किया, वे सभी मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। स्टीवन 40 साल से इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं उसे निराश करता रहता हूं। हे, मैं सिर्फ इसलिए क्यों मरूं कि वह एक लॉर्ड बन सके? मैं तुमसे पूछता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम 100 साल तक जीवित रहोगे। यह निश्चित रूप से उन्हें उबाल देगा। ओह, निश्चित रूप से। अब तुम क्या कहना चाहते हो? हम पार करना चाहते हैं, कैटलिन ने उससे कहा। ओह, क्या तुम? यह सीधा साधा है। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? एक पल के लिए उसका गुस्सा भड़क उठा। अगर तुम अपनी खुद की दीवारों पर चढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होते, बेटे लॉर्ड फ्रे, तो तुम देख सकते थे कि मेरे बेटे के पास तुम्हारी दीवारों के बाहर 20,000 आदमी हैं। जब लॉर्ड टाइविन यहां आएंगे तो वे 20,000 ताजा लाशें होंगी। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरी महिला। तुम्हारा पति रेड कीप के नीचे किसी गद्दार की कोठरी में थी। तुम्हारा पिता बीमार है, मर सकता है, और जैमे लैनिस्टर ने तुम्हारे भाई को जंजीरों में जकड़ रखा है। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे मुझे डरना चाहिए? तुम्हारा वह बेटा? मैं तुम्हारे बेटे का बेटा मांगूंगी, और जब तुम्हारे सभी मर जाएंगे तब भी मेरे पास 18 होंगे। तुमने मेरे पिता की कसम खाई थी, कैटलिन ने उसे याद दिलाया। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर इधर उधर हिलाया। ओह हाँ, मैंने कुछ शब्द कहे, लेकिन मैंने ताज की भी कसम खाई, ऐसा मुझे लगता है। जोफ्रे अब राजा है, और यह तुम्हें और तुम्हारे लड़के को
और उन सभी मूर्खों को विद्रोही से बेहतर नहीं बनाता। अगर मेरे पास देवताओं द्वारा दी गई समझ होती तो मैं लैनिस्टर्स को तुम सभी को उबालने में मदद करता। तुम क्यों नहीं करते? उसने उसे चुनौती दी। लॉर्ड वॉल्डर ने तिरस्कार के साथ सूंघी। लॉर्ड टाइविन गर्वित और शानदार, पश्चिम के वार्डन, राजा के हाथ। ओह, वह कितना महान आदमी है। वह और उसका सोना, ये और वह सोना, और यहां शेर और वहां शेर। मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, वह बहुत सारी फलियां खाता है, वह मेरी तरह ही पेट फूलाता है, लेकिन तुम उसे कभी यह स्वीकार करते नहीं सुनोगे। ओह नहीं, वैसे भी उसे इतना घमंड क्यों है? केवल 2 बेटे, और उनमें से एक एक विकृत छोटा राक्षस है। मैं उसके बेटे के लिए उसका मुकाबला करूंगा, और जब उसके सभी मर जाएंगे तब भी मेरे पास 19 और आधे बच जाएंगे। वह हंसा। अगर लॉर्ड टाइविन को मेरी मदद चाहिए, इसके लिए जरूर मांग सकता है। कैटलिन को बस यही सुनना था। मैं आपकी मदद मांग रही हूं मेरे स्वामी, उसने विनम्रतापूर्वक कहा, और मेरे पिता और मेरे भाई और मेरे स्वामी पति और मेरे बेटे मेरी आवाज में मांग रहे हैं। लॉर्ड वॉल्डर ने उसके चेहरे पर अपनी हड्डीदार उंगली से वार किया। अपनी मीठी बातें बचाकर रखो मेरी महिला। मीठी बातें मुझे मेरी पत्नी से मिलती हैं। क्या तुमने उसे देखा? वह 16 साल है, एक छोटा सा फूल, और उसका शहद सिर्फ मेरे लिए है। मैं शर्त लगाता हूं कि वह अगले साल इसी समय तक मुझे एक बेटा देगी। शायद मैं उसे वारिस बना दूं। क्या इससे बाकी सब भी नहीं उबल जाएंगे? मुझे यकीन है कि वह तुम्हें कई बेटे देगी। उसका सिर ऊपर नीचे हिल रहा था। तुम्हारे भगवान पिता शादी में नहीं आए, यह मेरी नजर में अपमान है। भले ही वह मर रहे हों, वह मेरी पिछली शादी में भी कभी नहीं आए। वह मुझे स्वर्गीय लॉर्ड फ्रे कहते हैं, तुम्हें पता है। क्या वह सोचते हैं कि मैं मर चुका हूं? मैं मरा नहीं हूं, और मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं उनसे ज्यादा जीऊंगा जैसे मैं उनके पिता से ज्यादा जिया था। तुम्हारा परिवार हमेशा मुझ पर नाराज रहा है। इससे इनकार मत करना, झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है कि यह सच है। सालों पहले मैं तुम्हारे पिता के पास गया था और उनके बेटे और मेरी बेटी के बीच एक रिश्ता सुझाया था। क्यों नहीं? मेरे मन में एक बेटी थी, प्यारी लड़की, एडम्यूर से बस कुछ साल बड़ी। लेकिन अगर तुम्हारा भाई उससे प्यार नहीं करता तो मेरे पास और भी लड़कियां थीं जो वह चाहता। जवान लड़कियां, बूढ़ी लड़कियां, कुंवारी लड़कियां, विधवाएं, जो भी वह चाहता। नहीं, लॉर्ड होस्टर को यह बात नहीं सुननी थी। उसने मुझे मीठी मीठी बातें, बहाने दिए, लेकिन मैं अपनी बेटी से छुटकारा पाना चाहता था। और तुम्हारी बहन, वह भी उतनी ही बुरी है। ओह, 1 साल पहले की बात है, अब और नहीं। जॉन एरन अभी भी किंग्स हैंड था, और मैं अपने बेटों को टूर्नामेंट में सवारी करते देखने के लिए शहर गया था। स्टीवरन और जेरेड अब सूची में शामिल होने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन डैनवेल और होस्टीन सवार हुए, पेरविन भी, और मेरे कुछ कमीनों ने हाथापाई की कोशिश की। अगर मुझे पता होता कि वे मुझे कैसे शर्मिंदा करेंगे तो मैं कभी भी यात्रा करने की जहमत नहीं उठाता। मुझे होस्टीन को उस टायरेल के शावक द्वारा घोड़े से गिराए जाने को देखने के लिए इतनी दूर तक सवारी करने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे पूछता हूं। लड़का उसकी आधी उम्र का है, वे उसे सर डेजी कहते हैं, कुछ ऐसा ही। और डैनवेल को एक हेज नाइट ने घोड़े से उतार दिया। कुछ दिनों में मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वे दोनों वास्तव में मेरे हैं। मेरी तीसरी पत्नी एक क्रैकहॉल थी। क्रैकहॉल की सभी महिलाएं फूहड़ होती हैं। खैर, उस बारे में मत सोचो, वह तुम्हारे जन्म से पहले ही मर गई। तुम्हें क्या परवाह है? मैं तुम्हारी बहन की बात कर रहा था। मैंने प्रस्ताव रखा कि लॉर्ड और लेडी एरन मेरे 2 पोतों को दरबार में पालें और अपने बेटे को यहां ट्विंस में वार्ड में ले जाने की पेशकश की। क्या मेरे पोते राजा के दरबार में दिखने के योग्य नहीं हैं? वे प्यारे लड़के हैं, शांत और शिष्ट। वॉल्डर मेरेट का बेटा है, जिसका नाम मेरे नाम पर रखा गया है, और दूसरा है, मुझे याद नहीं है, वह कोई और वॉल्डर हो सकता है। वे हमेशा उन्हें वॉल्डर नाम देते रहे हैं, इसलिए मैं उनका पक्ष लूंगा। लेकिन उसके पिता, अब उसका पिता कौन था? उसका चेहरा छुर्रीदार हो गया। खैर, वह जो भी था, लॉर्ड एरन उसे या दूसरे को नहीं चाहते थे। वह इस तरह ठंडी पड़ गई मानो मैंने उसके लड़के को किसी मम्मर शो में बेचने या उसे हिजड़ा बनाने का सुझाव दिया हो। और जब लॉर्ड एरन ने कहा कि
बच्चा स्टैनिस बाराथियोन के साथ पालने के लिए ड्रैगनस्टोन जा रहा है, तो वह बिना किसी पछतावे के गुस्से में चली गई और हैंड मुझे केवल माफी दे सका। माफी का क्या फायदा, मैं आपसे पूछता हूं। कैटलिन ने भौहें सिकोड़ी, बेचैन। मैंने समझा था कि लिसा के लड़के को कैस्टरली रॉक में लॉर्ड टाइवन के साथ पालना था। नहीं, यह लॉर्ड स्टैनिस था, वॉल्डर फ्रे ने चिढ़कर कहा। क्या आपको लगता है कि मैं लॉर्ड स्टैनिस को लॉर्ड टाइवन से नहीं बता सकता? वे दोनों ऐसे बदमाश हैं जो सोचते हैं कि वे बकवास करने के लिए बहुत महान हैं। या फिर तुम सोचते हो कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि मुझे याद नहीं रहता? मैं 90 साल का हूं और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे यह भी याद है कि एक औरत के साथ क्या करना है। मेरी पत्नी अगले साल इस समय से पहले मुझे एक बेटा देगी, मैं शर्त लगाता हूं। या एक बेटी, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। लड़का हो या लड़की, वह लाल, झुर्रीदार और चीखता हुआ होगा और वह उसका नाम वॉल्डर या वॉल्टडा रखना चाहेगी। कैटलिन को इस बात की चिंता नहीं थी कि लेडी फ्रे अपने बच्चे का नाम क्या रखेगी। जॉन एरिन अपने बेटे को लॉर्ड स्टैनिस के साथ पालने जा रहा था। क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो? हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा। सिर्फ वह मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? तुम कहते हो कि तुम नदी पार करना चाहते हो, हम करते हैं। ठीक है, तुम नहीं कर सकते, लॉर्ड वॉल्डर ने तीखे स्वर में घोषणा की। जब तक मैं इसकी अनुमति नहीं देता, और मैं क्यों दूं? टुल्ली और स्टार्क कभी मेरे दोस्त नहीं रहे। उसने खुद को अपनी कुर्सी पर पीछे धकेला और अपनी बाहें क्रॉस करके मुस्कुराते हुए उसके जवाब का इंतजार करते हुए। बाकी सिर्फ मोल भाव था। जब महल के दरवाजे खुले तो पश्चिमी पहाड़ियों के सामने एक सूजा हुआ लाल सूरज नीचे लटक रहा था। चरमराया, पोर्टकुलिस ऊपर उठा और लेडी कैटलिन स्टार्क अपने बेटे और उसके लॉर्ड के बैनरमैन से फिर से मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसके पीछे सर जेरेड फ्रे, सर होस्टीन फ्रे, सर डैनवेल फ्रे और लॉर्ड वॉल्डर के नाजायज बेटे रोनेल रिवर्स आए, जो नीले स्टील के रिंगमेल और सिल्वर ग्रे लबादे में पाइकमैन के एक लंबे स्तंभ का नेतृत्व कर रहे थे, जो पंक्ति दर पंक्ति आगे बढ़ रहे थे। रॉब उससे मिलने के लिए सरपट दौड़ा। ग्रे विंड उसके घोड़े के बगल में दौड़ रहा था। यह हो गया, उसने उससे कहा। लॉर्ड वॉल्डर तुम्हें पार करने की अनुमति देंगे। उसकी तलवारें भी तुम्हारी हैं। वह अपनी सेना को बढ़ाने के प्रस्ताव पर शायद ही आपत्ति कर सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप उस व्यक्ति को कमान सौंपें जिस पर आप भरोसा कर सकें। लॉर्ड वॉल्डर को विश्वास बनाए रखने में मदद की आवश्यकता हो सकती है। जैसा आप कहती हैं, मां, रॉब ने पाइकमैनों की पंक्तियों को देखते हुए उत्तर दिया। शायद सर हेलमैन टेलहार्ट, क्या आपको लगता है एक बढ़िया विकल्प? क्या उसे हमसे क्या चाहिए था? यदि आप अपनी कुछ तलवारें दे सकते हैं तो मुझे लॉर्ड फ्रे के 2 पोतों को विंटरफेल के उत्तर में ले जाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है, उसने उससे कहा। मैं उन्हें वार्ड के रूप में लेने के लिए सहमत हो गई हूं। वे छोटे लड़के हैं जिनकी उम्र 8 और 7 साल है। ऐसा लगता है कि उन दोनों का नाम वॉल्डर है। मुझे लगता है कि आपके भाई ब्रैन को अपनी उम्र के लड़कों का साथ पसंद आएगा। उसके पिता उसे सही समय पर नाइट की उपाधि देते देखना चाहेंगे। एक स्क्वायर, उसने कंधे उचका दिए। ठीक है, यह ठीक है। अगर वह, इसके अलावा अगर आपकी बहन आर्या सुरक्षित रूप से हमारे पास वापस आ जाती है तो यह तय है कि वह लॉर्ड वॉल्डर के सबसे छोटे बेटे एल्मर से शादी करेगी जब वे दोनों वयस्क हो जाएंगे। रॉब हैरान था। आर्या को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और आपको उसकी एक बेटी से शादी करनी है, एक बार लड़ाई खत्म हो जाने के बाद, उसने बात पूरी की। महामहिम ने कृपापूर्वक आपको अपनी पसंद की लड़की चुनने की अनुमति दी है। उनके पास एक नंबर है जो उन्हें लगता है कि उपयुक्त हो सकता है। अपने श्रेय के लिए रॉब ने पीछे नहीं हटे। मैं समझ गया। क्या आप सहमत हैं? क्या मैं मना कर सकता हूं? नहीं, अगर आप पार करना चाहते हैं। मैं सहमत हूं, रॉब ने गंभीरता से कहा। वह उस पल में जितना मर्दाना लगा था उससे पहले कभी नहीं लगा था। लड़के तलवारों से खेल सकते हैं, लेकिन शादी का समझौता करने के लिए एक राजा की जरूरत होती है, यह जानते हुए कि इसका क्या मतलब है। वे शाम को पार कर गए जब एक सींग वाला चांद नदी पर तैर रहा था। डबल कॉलम पूर्वी जुड़वाओं के द्वार से एक बड़े स्टील के सांप की तरह घूमता हुआ
आंगन में, किले में और पुल के ऊपर से पश्चिमी तट पर दूसरे महल से एक बार फिर बाहर निकलने के लिए। कैटलीन अपने बेटे और अपने चाचा सर ब्रायंडन और सर स्टीवरॉन फ्रे के साथ सर्प के सिर पर सवार थे। उनके पीछे उनके घोड़े का 9/10वां हिस्सा चल रहा था। शूरवीर, लांसर, फ्री राइडर और घुड़सवार धनुर्धारी, उन सभी को पार करने में घंटों लग गए। उसके बाद कैटलिन को ड्रॉब्रिज पर अनगिनत खुरों की आवाज, लॉर्ड वॉल्डर फ्रे का अपने साथ उन्हें गुजरते हुए देखना, छत में बने हत्या के छेदों की स्लेट से नीचे झांकती आंखों की चमक याद होगी जब वे वाटर टॉवर से गुजरे थे। उत्तरी सेना का बड़ा हिस्सा, भाले और तीरंदाज और पैदल चलने वाले सैनिकों का एक बड़ा समूह रूस बोल्टन की कमान के तहत पूर्वी तट पर रहा। रॉब ने उसे दक्षिण की ओर मार्च जारी रखने का आदेश दिया था ताकि लॉर्ड टाइवन के नेतृत्व में उत्तर की ओर आने वाली विशाल लैनिस्टर सेना का सामना किया जा सके। अच्छे या बुरे के लिए उसके बेटे ने पासा फेंक दिया था। ए जॉन, क्या तुम ठीक हो? स्नो, लॉर्ड मोरमोंट ने पूछा, भौहें सिकोड़ते हुए। ठीक है, उसका कौवा चिल्लाया। ठीक है, मैं हूं मेरे प्रभु। जॉन ने झूठ बोला जोर से, जैसे कि यह सच हो सकता है। और तुम? मोरमोंट ने भौहें सिकोड़ी। एक मरे हुए आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं कितना अच्छा हो सकता हूं? उसने अपनी ठोड़ी के नीचे खुजलाया। उसकी झबरा ग्रे दाढ़ी आग में जल गई थी और उसने उसे काट दिया था। उसकी नई मूंछों की पीली दाढ़ी उसे बूढ़ा, बदनाम और चिड़चिड़ा दिखा रही थी। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक हो रहा है। जॉन ने उसे दिखाने के लिए अपनी पट्टियां बंधी उंगलियों को मोड़ा। उसने खुद को जलते हुए पर्दे को फेंकते हुए जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा जला लिया था और उसका दाहिना हाथ कोहनी तक आधे रास्ते तक रेशम में लिपटा हुआ था। उस समय उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। पीड़ा उसके बाद आई थी। उसकी फटी हुई लाल त्वचा से तरल पदार्थ निकल रहा था और उसकी उंगलियों के बीच डरावने खून के छाले उभर आए थे जो तिलचट्टे जितने बड़े थे। मास्टर कहते हैं कि मेरे पास निशान होंगे, लेकिन अन्यथा हाथ पहले जैसा ही अच्छा होना चाहिए। एक दागदार हाथ कुछ भी नहीं है। दीवार पर आप अक्सर दस्ताने पहने रहेंगे, जैसा आप कहते हैं मेरे स्वामी। यह निशानों का विचार नहीं था जो जॉन को परेशान करता था, यह बाकी सब था। मास्टर एमन ने उसे खसखस का दूध पिलाया था, फिर भी दर्द भयानक था। पहले तो ऐसा लगा जैसे उसका हाथ अभी भी जल रहा है, दिन रात जल रहा है। उसे केवल बर्फ और कटी हुई बर्फ के बेसिन में डुबाने से ही कुछ राहत मिली। जॉन ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि घोस्ट के अलावा किसी ने उसे अपने बिस्तर पर तड़पते हुए, दर्द से कराहते हुए नहीं देखा। और जब आखिरकार वह सो गया तो उसने सपना देखा, और वह और भी बुरा था। सपने में जिस लाश से उसने लड़ाई की थी, उसकी नीली आंखें, काले हाथ और उसके पिता का चेहरा था, लेकिन उसने मोरमोंट को यह बताने की हिम्मत नहीं की। डाइवेन और हेक कल रात वापस आए, बूढ़े भालू ने कहा। उन्हें आपके चाचा का कोई निशान नहीं मिला, दूसरों से ज्यादा नहीं। मुझे पता है। जॉन अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए कॉमन हॉल में घसीटा था, और रेंजर्स की खोज की विफलता ही वह सब था जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। तुम्हें पता है, मोरमोंट ने बड़बड़ाया, ऐसा कैसे है कि यहाँ हर कोई सब कुछ जानता है? उसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि उन प्राणियों में से केवल 2 ही थे। जो भी वे थे, मैं उन्हें मनुष्य नहीं कहूंगा, और इसके लिए भगवान का शुक्र है। और भी कुछ और, खैर, यह सोचने लायक नहीं है। हालांकि और भी होगा। मैं इसे अपनी इन बूढ़ी हड्डियों में महसूस कर सकता हूं, और मास्टर एमन सहमत हैं। ठंडी हवाएं बढ़ रही हैं, गर्मियां खत्म हो रही हैं, और ऐसी सर्दी आ रही है जैसी इस दुनिया ने कभी नहीं देखी। सर्दी आ रही है। स्टार्क के शब्द जॉन को कभी इतने गंभीर या अशुभ नहीं लगे थे जितने अब लग रहे थे। मेरे प्रभु, उसने झिझकते हुए पूछा, ऐसा कहा जाता है कि कल रात एक पक्षी था। उसमें क्या? मुझे अपने पिता से कुछ शब्द की उम्मीद थी। पिताजी, बूढ़े कौवे ने ताना मारा जैसे वह मोरमोंट के कंधों पर चलते हुए अपना सिर हिला रहा था। पिताजी, लॉर्ड कमांडर ने उसकी चोंच को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कौवा उसके सिर पर उछला, अपने पंख फड़फड़ाए और एक खिड़की के ऊपर रोशनी के लिए कक्ष में उड़ गया। दुख और शोर, मोरमोंट बड़बड़ाया।
यही वे सभी अच्छे हैं कौवे। संदेश सर बैरिस्टन सेल, आपको 100 गुना अधिक गर्म आग की आवश्यकता होगी। मोमोंट ने खुरदरे ओक के तख्तों के बीच म्यान को धकेल दिया। मैंने बाकी को नए सिरे से बनवाया है, ले लो, ले लो, उसके कौवे ने प्रतिध्वनित किया सजते हुए। ले लो, ले लो। अजीब तरह से जॉन ने तलवार को हाथ में ले लिया। उसका बायां हाथ, उसका पट्टी बंधा हुआ दाहिना हाथ अभी भी बहुत कच्चा और अनाड़ी था। इसे एक गुर्राते हुए भेड़िए के सिर की तरह उकेरा गया था, जिसकी आंखों में गार्नेट के टुकड़े जड़े हुए थे। पकड़ कुंवारी चमड़े की थी, मुलायम और काली, अभी तक पसीने या खून से अछूती। ब्लेड खुद जॉन के इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लेड से आधा फुट लंबा था, जो जोर लगाने और काटने के लिए पतनी पतला था, जिसमें धातु में 3 फुलर गहराई से उकेरे गए थे। जहां आइस एक सच्ची 2 हाथ वाली महान तलवार थी, यह 1 हाथ और आधा तलवार थी, जिसे कभी कभी बास्टर्ड तलवार कहा या अपास पार कहा जाता है। फिर भी भेड़िया तलवार वास्तव में उन ब्लेडों की तुलना में हल्की लग रही थी जिन्हें उसने पहले इस्तेमाल किया था। जब जॉन ने इसे बगल में घुमाया तो वह काले स्टील में लहरों को देख सकता था, जहां धातु को बार बार अपने आप पर वापस मोड़ा गया था। यह वेलेरियन स्टील है मेरे प्रभु, उसने आश्चर्य से कहा। उसके पिता ने उसे कई बार आइस को संभालने दिया था। वह रूप स्पर्श को जानता था। यह है, बूढ़े भालू ने उससे कहा। यह मेरे पिता की तलवार थी और उससे पहले उसके पिता की थी। मोरमोंट ने इसे 5 शताब्दियों तक अपने पास रखा है। मैंने इसे अपने समय में इस्तेमाल किया और जब मैंने ब्लैक लिया तो इसे अपने बेटे को दे दिया। वह मुझे अपने बेटे की तलवार दे रहा है। जॉन को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। ब्लेड बहुत ही संतुलित था, किनारों पर हल्की चमक थी जब वे प्रकाश को चूम रहे थे। आपका बेटा? मेरे बेटे ने हाउस मोरमोंट को बदनाम किया, लेकिन कम से कम उसके पास भागते समय तलवार को पीछे छोड़ने की कृपा थी। मेरी बहन ने इसे मेरे पास वापस रख दिया, लेकिन इसे देखते ही मुझे जोरा की शर्म की याद आ गई। इसलिए मैंने इसे एक तरफ रख दिया और इसके बारे में तब तक नहीं सोचा जब तक कि हमें यह मेरे शयन कक्ष की राख में नहीं मिल गया। मूल पोमेल एक भालू का सिर था, चांदी का, फिर भी इतना घिसा हुआ कि इसके लक्षण लगभग अप्रभेद्य थे। तुम्हारे लिए मुझे लगा कि एक सफेद भेड़िया अधिक उपयुक्त है। हमारे बिल्डरों में से एक अच्छा पत्थर तराशने वाला है। जब जॉन ब्रैंड की उम्र का था, उसने महान कार्य करने का सपना देखा था, जैसा कि लड़के हमेशा करते हैं। उसके कारनामों का विवरण हर सपने के साथ बदल गया, लेकिन अक्सर वह अपने पिता की जान बचाने की कल्पना करता था। बाद में लॉर्ड एडार्ड ने घोषणा की कि जॉन ने खुद को एक सच्चा स्टार्क साबित कर दिया है और उसके हाथ में आइस रख दिया। तब भी वह जानता था कि यह केवल एक बच्चे की मूर्खता थी। कोई भी कमीना कभी पिता की तलवार चलाने की उम्मीद नहीं कर सकता, यहां तक कि याद भी उसे शर्मिंदा करती है। उसने अपनी जली हुई उंगलियों को हिलाया, त्वचा के नीचे गहरी दर्द की धड़कन महसूस की। मेरे प्रभु, आप मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे अपनी लेकिन से बचाओ बच्चे, लॉर्ड मोरमोंट ने बीच में कहा। मैं तुम और तुम्हारे उस जानवर के बिना यहां नहीं बैठा होता। तुमने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इससे भी महत्वपूर्ण बात, तुमने जल्दी से सोचा। आग, हाँ, लानत है। हमें पता होना चाहिए था, हमें याद रखना चाहिए था। लंबी रात पहले भी आ चुकी है। ओह, 8000 साल एक अच्छा समय है, निश्चित रूप से। फिर भी अगर रात की घड़ी को याद नहीं है तो कौन याद रखेगा? कौन याद रखेगा? पातूनी कौवा बोला। कौन याद करेगा? वास्तव में देवताओं ने उस रात जॉन की प्रार्थना सुन ली थी। आग मृत व्यक्ति के कपड़ों में लग गई थी और उसे भस्म कर दिया था, जैसे उसका मांस मोमबत्ती का मोम हो और उसकी हड्डियां पुरानी सूखी लकड़ी आग की एक किरण से घिरा हुआ बाल भूसे की तरह जल रहे थे। मृत मांस पिघल रहा था और खोपड़ी से निकलकर नीचे की हड्डी की चमक को प्रकट कर रहा था। ऑथोर को जो भी राक्षसी शक्ति ने हिलाया था, उसे आग की लपटों ने वह गेम बाहर निकाल दिया था। राख में उन्हें जो टेढ़ी मेढ़ी चीज मिली थी, वह पके हुए मांस और जली हुई हड्डी से ज्यादा कुछ नहीं थी। फिर भी अपने दुस्वप्न में उसने फिर से उसका सामना किया और इस बार जलती हुई लाश ने लॉर्ड एडार्ड की विशेषताओं को धारण किया। यह उसके पिता की त्वचा थी जो फट गई और काली पड़ गई। उसके पिता की आंखों से उसके गालों पर झेली के आंसुओं की तरह तरल बह रहा था।
जॉन को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होना चाहिए या इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन यह उसे जितना कह सकता था उससे कहीं अधिक डराता था। एक जीवन के लिए तलवार की छोटी सी कीमत, मॉरमॉन्ट ने निष्कर्ष निकाला। इसे ले लो, मैं इसके बारे में और नहीं सुनूंगा। क्या यह समझ में आया? हाँ मेरे प्रभु। जॉन की उंगलियों के नीचे नरम चमड़ा ढीला पड़ गया, जैसे कि तलवार पहले से ही उसकी पकड़ में खुद को ढाल रही हो। वह जानता था कि उसे सम्मानित किया जाना चाहिए और वह सम्मानित था, और फिर भी वह मेरा पिता नहीं है। जॉन के दिमाग में यह विचार अनायास ही आया। लॉर्ड एडार्ड स्टार्क मेरे पिता हैं। चाहे वे मुझे कितनी भी तलवारें दे दें, मैं उन्हें नहीं भूलूंगा। फिर भी वह लॉर्ड मॉरमॉन्ट को यह नहीं बता पाया कि यह किसी और आदमी की तलवार थी जिसका उसने सपना देखा था। मुझे भी कोई शिष्टाचार नहीं चाहिए, मॉरमॉन्ट ने कहा, इसलिए मुझे धन्यवाद न दें। स्टील का सम्मान शब्दों से न करके कर्मों से करें। जॉन ने सिर हिलाया। क्या इसका कोई नाम है मेरे महाराज? एक बार था, इसे लॉन गक्लॉ कहा जाता था। पंजा, कौवा चिल्लाया। पंजा? लॉन गक्लॉ एक उपयुक्त नाम है। जॉन ने अभ्यास के लिए काटने की कोशिश की। वह अपने बाएं हाथ से अनाड़ी और असहज था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि स्टील हवा में बह रहा है, जैसे कि इसकी अपनी इच्छा हो। भेड़ियों के पास भी पंजे होते हैं, भालुओं के पास भी। बूढ़ा भालू इससे प्रसन्न हुआ। मुझे लगता है कि उनके पास होते हैं जब आपके घाव ठीक हो जाएं, तो सर एंड्रू आपको कुछ मूव्स दिखा सकते हैं। सर एंड्रू? जॉन को नाम नहीं पता था। सर एंड्रू टार्थ एक अच्छे इंसान हैं। वह शैडो टावर से मास्टर 8 आर्म्स का कार्यभार संभालने के लिए आ रहे सलाह संभाल रहे हैं। सर एलिसर थॉर्न कल सुबह ईस्ट वॉच बाय द सी के लिए रवाना हुए हैं। जॉन ने तलवार नीचे कर दी। क्यों? उसने बेवकूफी से कहा। मॉरमॉन्ट ने नाक भौं सिकोड़ी। क्योंकि मैंने उसे भेजा था। तुम्हें क्या लगता है वह उस हाथ को ला रहा है जिसे तुम्हारे भूत ने जाफर फ्लावर्स की कलाई के सिरे से फाड़ दिया था? मैंने उसे जहाज को किंग्स लैंडिंग ले जाने और इस बालक राजा के सामने रखने का आदेश दिया है। मुझे लगता है कि इससे युवा जोफ्रे का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड कमांडर ने पक्षी के विरोध को अनदेखा करते हुए कहा। यह उसके और तुम्हारे बीच 1000 लीग का अंतर पैदा करता है, बिना किसी फटकार के। उसने जॉन के चेहरे पर उंगली उठाई। और यह मत सोचो कि इसका मतलब यह है कि मैं कॉमन हॉल में उस बकवास को मंजूरी देता हूं। वीरता मूर्खता की एक उचित मात्रा की भरपाई करती है, लेकिन तुम अब एक लड़के नहीं हो, चाहे तुमने कितने भी साल देख लिए हों। तुम्हारे पास एक आदमी की तलवार है और इसे चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत होगी। मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम अब से इस भूमिका को निभाओ। हाँ मेरे प्रभु। जॉन ने तलवार को चांदी की पट्टियों वाली म्यान में वापस सरका दिया। अगर वह ब्लेड नहीं होता जिसे वह चुनता, तो भी यह एक महान उपहार था, और उसे एलिसर थॉर्न की दुर्भावना से मुक्त करना और भी महान था। बूढ़े भालू ने अपनी ठोड़ी खुजाई। मैं भूल गया था कि नई दाढ़ी कितनी खुजली करती है, उसने कहा। ठीक है, इसमें कोई मदद नहीं है। क्या तुम्हारा वह हाथ इतना ठीक हो गया है कि तुम अपना काम फिर से शुरू कर सको? हाँ मेरे महाराज। अच्छा, रात ठंडी होगी, मुझे गरम मसाला वाली शराब चाहिए। मेरे लिए एक लाल वाइन की बोतल लाओ जो बहुत खट्टी न हो, और मसालों पर कंजूसी मत करना। और हॉब से कहो कि अगर वह मुझे फिर से उबला हुआ मटन भेजेगा तो मैं उसे उबालना पसंद करूंगा। वह आखिरी पूंछ भूरा था, यहां तक कि पक्षी भी उसे छू नहीं पाएगा। उसने अपने अंगूठे से कौवे के सिर को सहलाया और पक्षी ने संतुष्ट स्वर में क्वोकिंग की आवाज निकाली। निकाली। दूर हो जाओ, मुझे काम करना है। जब वह अपने अच्छे हाथ में तलवार लेकर बुर्ज की सीढ़ियों से नीचे उतरा, तो पहरेदारों ने अपने आलों से उसे देखकर मुस्कुराया। मीठा स्टील, एक आदमी ने कहा। तुमने वह कमाया है स्नो, दूसरे ने उससे कहा। जॉन ने खुद को उन पर वापस मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल इसमें नहीं था। वह जानता था कि उसे खुश होना चाहिए, फिर भी उसने ऐसा महसूस नहीं किया। उसका हाथ दुख रहा था और उसके मुंह में गुस्से का स्वाद था। हालांकि वह यह नहीं बता सकता था कि वह किससे या क्यों नाराज था। जब वह किंग्स टावर से बाहर निकला, तो उसके आधे दर्जन दोस्त बाहर छिपे हुए थे।
जहां अब लॉर्ड कमांडर मॉर्मोंट ने अपना निवास बनाया था। उन्होंने अन्न भंडार के दरवाजों पर एक लक्ष्य लटका दिया था ताकि वे तीरंदाजों के रूप में अपने कौशल को निखार सकें। लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो वह छिपे हुए लोगों को पहचान गया। जैसे ही वह बाहर आया, पिप ने पुकारा, ठीक है, चलो एक नजर डालते हैं। किस पर? जॉन ने कहा। टॉड करीब आ गया। तुम्हारे गुलाबी नितंब। और क्या? तलवार, ग्रेन ने कहा। हम तलवार देखना चाहते हैं। जॉन ने उन्हें एक आरोपपूर्ण नजर से देखा। तुम्हें पता था? पिप मुस्कुराया। हम सभी ग्रेन की तरह मूर्ख नहीं हैं। तुम सच में हो? ग्रेन ने जोर दिया। तुम मूर्ख हो। हल्दर ने माफी मांगते हुए कंधे उचकाए। मैंने पोमेल के लिए पत्थर तराशने में पैट की मदद की, बिल्डर ने कहा। और तुम्हारे दोस्त सैम ने मोल्सटाउन में गार्नेट खरीदे। हालांकि हम उससे भी पहले से जानते थे, ग्रेन ने कहा। रूड्स फोर्स में डोनल्ड नोये की मदद कर रहा है। वह वहां था जब ओल्ड बियर उसे जला हुआ ब्लेड लाया। तलवार, मैट ने जोर दिया। दूसरों ने मंत्रोच्चार किया। तलवार, तलवार, तलवार। जॉन ने लॉन्गक्लॉ को बाहर निकाला और उन्हें दिखाया, इसे इधर उधर घुमाया ताकि वे इसकी प्रशंसा कर सकें। कमीना ब्लेड पीली धूप में चमक रहा था, काला और घातक। वैलियंट स्टील, उसने गंभीरता से घोषणा की। जितना उसे महसूस करना चाहिए था उतना प्रसन्न और गर्वित लगने का कोशिश कर रहा था। मैंने एक आदमी के बारे में सुना है जिसके पास वैलियंट स्टील से बना रेजर था, टॉड ने घोषणा की। उसने दाढ़ी बनाने की कोशिश में अपना सिर काट लिया। पाइप मुस्कुराया। नाइट वॉच हजारों साल पुरानी है, उसने कहा। लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि लॉर्ड स्नो लॉर्ड कमांडर के टॉवर को जलाने के लिए सम्मानित होने वाले पहले भाई हैं। दूसरे लोग हंसे और जॉन को भी मुस्कुराना पड़ा। उसने जो आग लगाई थी, उसने सच में उस दुर्जय पत्थर के टॉवर को नहीं जलाया था, लेकिन इसने ऊपरी 2 मंजिलों के अंदरूनी हिस्से को जला दिया था, जहां ओल्ड बियर के कक्ष थे। किसी को भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसने ऑथोर की जानलेवा लाश को भी नष्ट कर दिया था। दूसरा वाइट, एक हाथ वाला प्राणी जो कभी जाफर फ्लावर नामक एक रेंजर था, उसे भी नष्ट कर दिया गया था। 1 दर्जन तलवारों से लगभग टुकड़ों में काट दिया गया था, लेकिन इससे पहले उसने सर जेरेमी राइकर और 4 अन्य लोगों को मार डाला था। सर जेरेमी ने उसका सिर काटने का काम पूरा कर लिया था। फिर भी वह तब मर गया जब सिरहीन लाश ने अपने खंजर को म्यान से निकाला और उसे अपनी आंतों में दबा लिया। ताकत और साहस उन दुश्मनों के खिलाफ ज्यादा काम नहीं आते जो गिरना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे पहले से ही मर चुके थे। यहां तक कि हथियार और कवच भी थोड़ी सुरक्षा प्रदान करते थे। उस भयावह विचार ने जॉन के नाजुक मूड को खराब कर दिया। मुझे ओल्ड बियर के खाने के बारे में हॉब से मिलना है, उसने तुरंत घोषणा की। लॉन्गक्लॉ को वापस म्यान में डाल दिया। उसके दोस्तों का इरादा अच्छा था, लेकिन वे समझ नहीं पाए। यह उनकी गलती नहीं थी, सच में। उन्हें ऑथोर का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने उन मृत नीली आंखों की पीली चमक नहीं देखी थी, उन मृत काली उंगलियों की ठंड को महसूस नहीं किया था। न ही उन्हें नदी के किनारों में लड़ाई के बारे में पता था। वे कैसे समझ सकते थे? वह अचानक उनसे दूर हो गया और उदास होकर चला गया। पाइप ने उसे पुकारा, लेकिन जॉन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आग लगने के बाद वे उसे हार्डन टॉवर में उसकी पुरानी कोठरी में वापस ले गए थे और वह वहीं वापस आया। घोस्ट दरवाजे के पास सो रहा था, लेकिन जॉन के जूतों की आवाज सुनकर उसने अपना सिर उठाया। डायरवुल्फ की लाल आंखें गार्नेट से भी गहरी और इंसानों से ज्यादा समझदार थीं। जॉन घुटनों के बल बैठा, अपना कान खुजलाया और उसे तलवार की मूठ दिखाई। देखो, यह तुम हो। घोस्ट ने अपनी नक्काशीदार पत्थर की आकृति को सूंघा और चाटने की कोशिश की। जॉन मुस्कुराया। तुम ही हो जो सम्मान के हकदार हो, उसने भेड़िए से कहा। और अचानक उसने खुद को याद करते हुए पाया कि उसने उसे कैसे पाया था, उस दिन गर्मियों के अंत में बर्फ में। वे अन्य पिल्लों के साथ चले गए थे, लेकिन जॉन ने एक शोर सुना और वापस मुड़ा, और वह वहां था। सफेद फर बर्फ के बहाव के खिलाफ लगभग अदृश्य था। वह बिल्कुल अकेला था, उसने सोचा। लिटर में दूसरों से अलग, वह अलग था, इसीलिए उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। जॉन, उसने देखा। सैमुएल टार्ली अपनी एड़ियों पर घबराहट से हिल रहा था। उसके गाल लाल थे
और वह एक भारी फर लबादा में लिपटा हुआ था, जिससे वह हाइबरनेशन के लिए तैयार लग रहा था। सैम, जॉन खड़ा था। यह क्या है? क्या आप तलवार देखना चाहते हैं? अगर दूसरों को पता था तो निस्संदेह सैम को भी पता था। मोटे लड़के ने अपना सिर हिलाया। यह वैलेरियन स्टील था, सुंदर पर इतना तेज कि मुझे डर था कि मैं अपनी किसी बहन को चोट पहुंचा दूंगा। अब डिकॉन के पास यह होगा। उसने अपने लबादे पर पसीने से तर हाथ पोंछे। मैं मास्टर एमन तुम्हें देखना चाहता है। उसकी पट्टियां बदलने का समय नहीं हुआ था। जॉन ने संदेह से भौहें सिकोड़ी। क्यों? उसने पूछा। सैम दुखी लग रहा था। इतना जवाब पर्याप्त था। तुमने उसे बताया है ना? जॉन ने गुस्से से कहा। तुमने उसे बताया कि तुमने मुझे बताया था? मैं नहीं चाहता था, उसने पूछा। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वह जानता था। वह ऐसी चीजें देखता है जो कोई और नहीं देखता। वह अंधा है, जॉन ने घृणा से जोर देकर कहा। मैं खुद रास्ता खोज सकता हूं। उसने सैम को वहीं खड़ा छोड़ दिया। मास्टर ने सिर हिलाया। मैंने वाकई ऐसा किया। क्लाइडस, जॉन को बाल्टी दे दो। शायद वह मेरी मदद करने के लिए इतना दयालु हो जाए। झुके हुए गुलाबी आंखों वाले भाई ने जॉन को बाल्टी दी और सीढ़ी से नीचे भाग गया। मांस को पिंजरों में फेंक दो, एमोन ने उसे निर्देश दिया। पक्षी बाकी काम कर लेंगे। जॉन ने बाल्टी को अपने दाहिने हाथ में ले लिया और अपने बाएं हाथ को खूनी हिस्सों में डाल दिया। कौवे जोर से चीखने लगे और सलाखों की ओर उड़ने लगे। रात के काले पंखों से धातु पर वार करने लगे। मांस को उंगली के जोड़ से भी बड़े टुकड़ों में काटा गया था। उसने मुट्ठी भर मांस भरा और कच्चे लाल टुकड़ों को पिंजरे में फेंक दिया और चीख पुकार और झगड़ा और भी बढ़ गया। दो बड़े पक्षियों के बीच एक पसंदीदा टुकड़े के लिए लड़ाई होने पर पंख उड़ गए। जॉन ने जल्दी से दूसरा मुट्ठी भर मांस उठाया और पहले के बाद उसे भी फेंक दिया। लॉर्ड मॉर्मोंट के कौवे को फल और मक्का पसंद है। वह एक दुर्लभ पक्षी है, मास्टर ने कहा। अधिकांश कौवे अनाज खाते हैं, लेकिन वे मांस पसंद करते हैं। यह उन्हें मजबूत बनाता है और मुझे डर है कि वे खून का स्वाद पसंद करते हैं। इस मायने में कि वे मनुष्यों की तरह हैं और मनुष्यों की तरह सभी कौवे एक जैसे नहीं होते। जॉन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने मांस फेंका, यह सोचकर कि उसे क्यों बुलाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बूढ़ा आदमी उसे अपने समय पर बताएगा। मास्टर एमन जल्दबाजी करने वाले व्यक्ति नहीं थे। कबूतरों को भी संदेश ले जाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, मास्टर ने आगे कहा। हालांकि कौवा अधिक शक्तिशाली उड़ान भरने वाला, बड़ा, साहसी, कहीं अधिक चतुर, बाजों से खुद का बेहतर बचाव करने में सक्षम होता है। फिर भी कौवे काले होते हैं और वे मृतकों को खाते हैं, इसलिए कुछ धर्मपरायण लोग उनसे घृणा करते हैं। बेलोर द ब्लेस्ड ने सभी कौवों को कबूतरों से बदलने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं? मास्टर ने मुस्कुराते हुए अपनी सफेद आंखें जॉन की ओर घुमाई। नाइट्स वॉच कौवों को पसंद करता है। जॉन की उंगलियां बाल्टी में थीं, कलाई तक खून। डायवेन का कहना है कि जंगली लोग हमें कौवा कहते हैं, उसने अनिश्चितता से कहा। कौवा कौवे का गरीब चचेरा भाई है। वे दोनों काले कपड़े पहने भिखारी हैं, नफरत करते हैं और गलत समझे जाते हैं। जॉन चाहता था कि वह समझे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे और क्यों। उसे कौवों और कबूतरों की क्या परवाह थी? अगर बूढ़े आदमी को उससे कुछ कहना था तो वह सीधे क्यों नहीं कह सकता था? जॉन, क्या तुमने कभी सोचा है कि नाइट वॉच के लोग क्यों शादी नहीं करते और बच्चे पैदा नहीं करते? मास्टर एमन ने पूछा। जॉन ने कंधे उचका दिए। नहीं, उसने और मांस बिखेरा। उसके बाएं हाथ की उंगलियां खून से लथपथ थीं और दायां हाथ बाल्टी के वजन से धड़क रहा था। तो वे प्यार नहीं करेंगे, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि प्यार सम्मान का अभिशाप है, कर्तव्य की मृत्यु है। यह जॉन को सही नहीं लगा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मास्टर 100 साल का था और नाइट वॉच का एक उच्च अधिकारी था। उसका विरोध करना उसके लिए उचित नहीं था। बूढ़े आदमी को उसके संदेह का एहसास हो गया। मुझे बताओ जॉन, अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हारे स्वामी पिता को एक तरफ सम्मान और दूसरी तरफ अपने प्रियजनों के बीच चयन करना पड़े, तो वे क्या करेंगे? जॉन हिचकिचाया। वह कहना चाहता था कि लॉर्ड एडार्ड कभी भी खुद का अपमान नहीं करेंगे, प्यार के लिए भी नहीं।
लेकिन अंदर से एक छोटी सी धूर्त आवाज फुसफुसाई, उसने एक कमीने को जन्म दिया। इसमें सम्मान कहां था? और तुम्हारी मां, उसके प्रति उसके कर्तव्य की तो बात ही क्या, वह उसका नाम भी नहीं लेगा। वह जो भी सही होगा करेगा, उसने कहा, अपनी झिझक को दूर करने के लिए मधुर स्वर में। चाहे कुछ भी हो। तो लॉर्ड एडार्ड 10,000 में एक आदमी है। हम में से ज्यादातर इतने मजबूत नहीं हैं। एक औरत के प्यार की तुलना में सम्मान क्या है? अपनी बाहों में एक नवजात बेटे की अनुभूति के सामने कर्तव्य क्या है? या एक भाई की मुस्कान की याद? हवा और शब्द, हवा और शब्द। हम सिर्फ इंसान हैं और देवताओं ने हमें प्रेम के लिए बनाया है। यही हमारी महान महिमा है और हमारी महान त्रासदी। जिन लोगों ने नाइट वॉच का गठन किया था, वे जानते थे कि केवल उनका साहस ही राज्य को उत्तर की ओर के अंधकार से बचा सकता है। वे जानते थे कि उनके संकल्प को कमजोर करने के लिए उनकी कोई विभाजित निष्ठा नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कसम खाई कि उनकी कोई पत्नियां या बच्चे नहीं होंगे। फिर भी उनके भाई और बहनें थीं, माताएं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, पिता जिन्होंने उन्हें नाम दिए। वे 100 झगड़ालू राज्यों से आए थे और वे जानते थे कि समय बदल सकता है, लेकिन पुरुष नहीं। इसलिए उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि नाइट वॉच उन राज्यों की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लेगा जिनकी वह ओसेया रक्षा करता है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रखी। जब एगोन ने ब्लैक हेरन को मार डाला और अपने राज्य का दावा किया, तो हेरन का भाई दीवार पर लॉर्ड कमांडर था, जिसके हाथ में 10,000 तलवारें थीं। जब अंडाल ने संकरे समुद्र को पार किया और प्रथम पुरुषों के राज्यों को बहा ले गए, तो गिरे हुए राजाओं के बेटे अपनी प्रतिज्ञाओं पर खरे उतरे और अपने पदों पर बने रहे। ऐसा हमेशा से होता आया है, अनगिनत वर्षों से। सम्मान की यही कीमत होती है। जब डरने की कोई बात नहीं होती, तो एक कायर किसी भी आदमी जितना बहादुर हो सकता है, और हम सभी अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब इसकी कोई कीमत नहीं होती, तब सम्मान के मार्ग पर चलना कितना आसान लगता है। फिर भी हर आदमी के जीवन में जल्दी या देर से एक दिन आता है जब यह आसान नहीं होता, एक दिन जब उसे चुनना होता है। कुछ कौवे अभी भी खा रहे थे। उनकी चोंच से मांस के लंबे तार जैसे टुकड़े लटक रहे थे। बाकी उसे देख रहे थे। जॉन उन सभी छोटी काली आंखों का वजन महसूस कर सकता था। और यह मेरा दिन है, क्या तुम यही कह रहे हो? मास्टर एमोन ने अपना सिर घुमाया और उन मृत सफेद आंखों से उसे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे उसके दिल में देख रहा हो। जॉन को नंगा और उजागर महसूस हुआ। उसने बाल्टी को दोनों हाथों में लिया और बाकी बचे हुए मैल को सलाखों के बीच से फेंक दिया। मांस और खून के रेशे हर जगह उड़ गए। कौवे बिखर गए। वे हवा में उड़ गए, बेतहाशा चीखने लगे। तेज पक्षियों ने पंखों पर से निवाले छीन लिए और लालच से उन्हें निगल लिया। जॉन ने खाली बाल्टी को फर्श पर गिरने दिया। बूढ़े आदमी ने अपना मुरझाया हुआ धब्बेदार हाथ उसके कंधे पर रख दिया। यह दर्द देता है बेटा, उसने धीरे से कहा। ओह हाँ, चुनना यह हमेशा दर्द देता है और हमेशा देगा। मुझे पता है, तुम नहीं जानते, जॉन ने कड़वाहट से कहा। कोई नहीं जानता। भले ही मैं उसका नाजायज बेटा हूं, वह अभी भी मेरा पिता है। मास्टर एमोन ने आह भरी। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना जो मैंने तुम्हें बताया है जॉन? क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले हो? उसने अपने बूढ़े सिर को हिलाया, एक ऐसा इशारा जो शब्दों से परे थका हुआ था। 3 बार देवताओं ने मेरी प्रतिज्ञाओं का परीक्षण करना उचित समझा। एक बार जब मैं एक लड़का था, एक बार अपनी मर्दानगी की पूर्णता में, और एक बार जब मैं बूढ़ा हो गया था। तब तक मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, मेरी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। फिर भी वह अंतिम विकल्प पहले की तरह ही क्रूर था। मेरे कौवे दक्षिण से समाचार लाएंगे। उनके पंखों से भी गहरे शब्द, मेरे घर की बर्बादी, मेरे रिश्तेदारों की मृत्यु, अपमान और विनाश। मैं क्या कर सकता था? बूढ़ा, अंधा, कमजोर। मैं दूध पीते बच्चे की तरह असहाय था। फिर भी मुझे यह दुख हुआ कि जब वे मेरे भाई के बेचारे पोते, उसके बेटे और यहां तक कि छोटे बेटे को भी मार रहे थे, तो मुझे भुला दिया गया। ले बच्चों, जॉन बूढ़े आदमी की आंखों में आंसुओं की चमक देखकर चौंक गया। तुम कौन हो? उसने धीरे से, लगभग डर के मारे पूछा। बूढ़े होठों पर एक दंतहीन मुस्कान तैर गई। केवल गढ़ का एक उस्ताद,
कैसल ब्लैक एंड नाइट्स वॉच की सेवा में बाध्य। मेरे आदेश में जब हम अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं और कॉलर पहनते हैं तो हम अपने घर के नामों को अलग रख देते हैं। बूढ़े आदमी ने उस्ताद की जंजीर को छुआ जो उसकी पतली मांसहीन गर्दन के चारों ओर ढीली लटक रही थी। मेरे पिता मेकर थे, अपने नाम के प्रथम, और मेरे भाई एगॉन ने उनके बाद मेरी जगह शासन किया। मेरे दादा ने मेरा नाम प्रिंस एमोन द ड्रैगनाइट के नाम पर रखा था, जो उनके चाचा थे या उनके पिता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कहानी पर विश्वास करते हैं। एमोन, उन्होंने मुझे एमोन टारगैरियन। जॉन को शायद ही इस पर विश्वास हो सका। आपको यह चुनाव खुद करना होगा और अपने बाकी के जीवन में इसके साथ रहना होगा, जैसा मैंने किया है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। जैसा मैंने किया है डब्ल्यू डेनेरिस। जब लड़ाई समाप्त हो गई, डैनी मृतकों के खेतों के माध्यम से अपनी चांदी पर सवार हुई। उसकी दासियां और उसके खास के पुरुष मुस्कुराते हुए और आपस में मजाक करते हुए उसके पीछे आए। दोथराकी खुरों ने धरती को फाड़ दिया था और राई और दाल को जमीन में रौंद दिया था, जबकि अरख और तीरों ने एक भयानक नई फसल बो दी थी और इसे खून से सींच दिया था। मरते हुए घोड़ों ने अपने सिर उठाए और उस पर चिल्लाए जब वह आगे बढ़ी। घायल लोग कराह रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। जक्का रहने उनके बीच चले गए। दया करने वाले पुरुष अपनी भारी कुल्हाड़ियों के साथ मृतकों और मरने वाले दोनों के सिर काट रहे थे। सबसे आखिर में कुत्ते सूंघते हुए आते, दुबले पतले और भूखे, जंगली झुंड जो खालसर से कभी दूर नहीं होता था। भेड़ें सबसे पहले मरी थीं। ऐसा लगता था कि उनमें से हजारों की संख्या में थी। मक्खियों से काली, हर शव से तीर के तीर निकल रहे थे। खाल ओगो के सवारों ने ऐसा किया था, डैनी जानती थी। ड्रोगो के खालसर का कोई भी आदमी इतना मूर्ख नहीं होगा कि भेड़ों पर अपने तीर बर्बाद करे, जबकि चरवाहों को मारना बाकी है। शहर में आग लगी हुई थी। धुएं के काले गुबार कठोर नीले आसमान में उछल रहे थे। सूखी मिट्टी की टूटी दीवारों के नीचे सवार आगे पीछे सरपट दौड़ रहे थे। अपने लंबे चाबुक घुमाते हुए वे बचे हुए लोगों को धुआं उगलते मलबे से निकाल रहे थे। ओगो के खालसर की महिलाएं और बच्चे हार और बंधन में भी उदास गर्व के साथ चलते थे। वे अब गुलाम थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उन्हें इसका डर नहीं था। शहर के लोगों के साथ यह अलग था। डैनी को उन पर दया आ रही थी। उसे याद था कि आतंक कैसा होता है। माताएं बेजान चेहरों के साथ लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थीं, रोते हुए बच्चों को हाथ से खींच रही थीं। उनमें सिर्फ कुछ पुरुष थे, अपंग और कायर और दादा। सर जोरा ने कहा कि इस देश के लोग खुद को लहजरीन कहते हैं, लेकिन डोथराकी उन्हें हेश राखी यानी मेमने के आदमी कहते हैं। एक बार डैनी ने उन्हें डोथराकी समझ लिया होगा, क्योंकि उनकी त्वचा तांबे जैसी और आंखें बादाम के आकार की थीं। अब वे उसे अजनबी लग रहे थे। छोटे और सपाट चेहरे वाले, उनके काले बाल अस्वाभाविक रूप से छोटे कटे हुए थे। वे भेड़ चराने वाले और सब्जियां खाने वाले थे। और खल ड्रोगो ने कहा कि वे नदी के मोड़ के दक्षिण के रहने वाले थे। डोथराकी समुद्र की घास भेड़ों के लिए नहीं थी। डैनी ने एक लड़के को भागते और नदी की ओर भागते देखा। एक सवार ने उसे काटकर मोड़ दिया और बाकी ने उसे घेर लिया। उसके चेहरे पर कोड़े बरसाए, उसे इधर उधर दौड़ाया। एक उसके पीछे सरपट दौड़ा, उसके नितंबों पर तब तक कोड़े बरसाता रहा जब तक कि उसकी जांघें खून से लाल नहीं हो गईं। दूसरे ने उसके टखने पर कोड़े मारे और उसे गिरा दिया। अंत में जब लड़का केवल रेंगने में सक्षम हो गया तो वे खेल से ऊब गए और उसकी पीठ में एक तीर मार दिया। सर जोरा टूटे हुए गेट के बाहर उससे मिले जब उसने अपना कवच पहना था। तब डोथराकी ने उसे कायर कहकर उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन शूरवीर ने उनके मुंह पर ही अपमान का जवाब दिया था। गुस्सा भड़क गया था। तलवार अराक से टकरा गई थी और जिस सवार ने सबसे ज्यादा ताने मारे थे उसे खून बहने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। सर जोरा ने अपनी सपाट शीर्ष वाली ग्रेट हेल्म का छज्जा उठाया और आगे बढ़ा। तुम्हारे स्वामी पति शहर के भीतर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ड्रोगो को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ घाव, सर जोरा ने उत्तर दिया। कोई खास बात नहीं। उसने आज 2 खालों को मार डाला, पहले खाल ओगो को और फिर बेटे फोगो को, जो ओगो के गिरने पर खाल बन गया।
उसके खूनी सवारों ने उनके बालों से घंटियां काट दी और अब खाल ड्रोगो का हर कदम पहले से कहीं ज्यादा जोर से गूंजता है। ओगो और उसके बेटे ने अपने स्वामी पति के साथ नामकरण समारोह में ऊंची बेंच साझा की थी, जहां विसेरीज का राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन वह वेस्ट डोथराक में था, पहाड़ों की मां के नीचे, जहां हर सवार एक भाई था और सभी झगड़े अलग रखे गए थे। घास में यह अलग था। ओगो का खलासर शहर पर हमला कर रहा था जब खल ड्रोगो ने उसे पकड़ लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि मेमने के लोगों ने क्या सोचा होगा जब उन्होंने पहली बार उन टूटी फूटी मिट्टी की दीवारों के ऊपर से अपने घोड़ों की धूल देखी थी। शायद कुछ युवा और अधिक मूर्ख जो अभी भी मानते थे कि भगवान हताश पुरुषों की प्रार्थना सुनते हैं, इसे मुक्ति के रूप में लेते हैं। सड़क के उस पार डैनी से कम उम्र की एक लड़की ऊंची पतली आवाज में रो रही थी जब एक सवार ने उसे लाशों के ढेर पर धकेल दिया, चेहरा नीचे करके, और खुद को उसके अंदर धकेल दिया। अन्य सवार अपनी बारी लेने के लिए उतर गए। यह वह तरह का उद्धार था जो डोथराकी ने मेमने के लोगों को दिलाया था। मैं ड्रैगन का खून हूं, डेनेरिस टारगेरियन ने खुद को याद दिलाया और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। उसने अपने होठों को आपस में दबाया और अपने दिल को कठोर किया और गेट की ओर बढ़ गई। ओगो के अधिकांश सवार भाग गए, सर जोरा कह रहा था। फिर भी वहां 10,000 से ज्यादा बंदी हो सकते हैं। दास, डैनी ने सोचा। खल ड्रोगो उन्हें स्लेवर की खाड़ी के एक शहर में ले जाएगा। वह रोना चाहती थी, लेकिन उसने खुद से कहा कि उसे मजबूत होना चाहिए। यह युद्ध है, यह ऐसा दिखता है, यह लोहे के सिंहासन की कीमत है। मैंने खल से कहा है कि उसे मीरेन के लिए जाना चाहिए, सर जोरा ने कहा। वे गुलामी के कारवां से मिलने वाली कीमत से बेहतर कीमत चुकाएंगे। इलिरियो ने लिखा है कि पिछले साल उनके यहां प्लेग फैला था, इसलिए वेश्यालय स्वस्थ युवा लड़कियों के लिए 2 गुना और 10 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए 3 गुना भुगतान कर रहे हैं। यदि यात्रा में पर्याप्त बच्चे बच जाते हैं तो सोने से हम अपनी जरूरत के सभी जहाज खरीद सकते हैं और उन्हें चलाने के लिए आदमी किराए पर ले सकते हैं। उनके पीछे बलात्कार की शिकार। लड़की ने एक दिल दहला देने वाली आवाज निकाली, एक लंबी सिसकियां जो लगातार जारी रहीं। डैनी ने लगाम के चारों ओर कसकर हाथ रखा और उसने चांदी का सिर घुमाया। उन्हें रोको, उसने सर जोरा को आदेश दिया। खलीसी, शूरवीर हैरान लग रहा था। तुमने मेरे शब्द सुने, उसने कहा। उन्हें रोको। उसने अपने खास से दोथराकी के कठोर लहजे में बात की। जोगो, क्वारो, तुम सर जोरा की मदद करोगे, मैं बलात्कार नहीं चाहता। योद्धाओं ने एक दूसरे को हैरान कर दिया। जोरा मोरमोंट ने अपने घोड़े को और करीब ला दिया। राजकुमारी, उसने कहा, तुम्हारा दिल कोमल है, लेकिन तुम समझती नहीं हो, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। उन लोगों ने खाल के लिए खून बहाया है, अब वे अपना इनाम मांग रहे हैं। सड़क के उस पार लड़की अभी भी रो रही थी। उसकी ऊंची गायन वाली जीभ डैनी के कानों को अजीब लग रही थी। पहले आदमी ने अब उसके साथ काम करना बंद कर दिया था और दूसरे ने उसकी जगह ले ली थी। वह एक भेड़ की लड़की है, क्वारो ने दोथराकी में कहा। वह कुछ भी नहीं है खलीसी, सवार उसका सम्मान करते हैं। भेड़ के बच्चे भेड़ों के साथ रहते हैं, यह सर्वविदित है। यह सर्वविदित है, उसकी दासी इरी ने दोहराया। यह सर्वविदित है। झोगो ने सहमति व्यक्त की, जो ड्रोगो द्वारा उसे दिए गए लंबे भूरे घोड़े पर सवार था। अगर उसकी चीखें तुम्हारे कानों को परेशान करती हैं, खलीसी, झोगो तुम्हें उसकी जीभ लाकर देगा। उसने अपना आराख निकाला। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डैनी ने कहा। मैं उसका दावा करता हूं। जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूं वैसा करो, या खाल ड्रोगो को इसका कारण पता चल जाएगा। ए खलीसी, झोगो ने अपने घोड़े को लात मारते हुए जड़ से जवाब दिया। क्वारो और अन्य लोग उसके पीछे चले। उनके बालों में घंटियां बज रही थीं। उनके साथ जाओ, उसने सर जोरा को आदेश दिया। जैसा आप आदेश दें। शूरवीर ने उसे उत्सुकता से देखा। तुम सच में अपने भाई की बहन हो, विसरीज? वह समझी नहीं। नहीं, उसने उत्तर दिया। रेगर, वह सरपट भाग गया। डैनी ने झोगो को चिल्लाते सुना। बलात्कारी उस पर हंसे। एक आदमी ने वापस चिल्लाया। झोगो का आरा चमक उठा।
और आदमी का सिर उसके कंधों से लुढ़क गया। हंसी शाप में बदल गई क्योंकि घुड़सवार हथियारों के लिए पहुंच गए, लेकिन तब तक क्वारो और एग्गो और राखारो वहां आ चुके थे। इस दौरान मेमने की लड़की के ऊपर बैठा आदमी उसके अंदर बाहर होता रहा, अपनी खुशी में इतना डूबा हुआ कि उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। सर जोरा ने घोड़े से उतरकर उसे अपने हाथ से खींचकर अलग कर दिया। डोथराकी कीचड़ में गिर गया, हाथ में चाकू लेकर उछला और एग्गो के तीर से उसका गला कट गया। मॉर्मोंट ने लड़की को लाशों के ढेर से निकाला और उसे अपने खून से सने लबादे में लपेट लिया। वह उसे सड़क पार करके डैनी के पास ले गया। तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? लड़की कांप रही थी। उसकी आंखें चौड़ी और अस्पष्ट थीं। उसके बाल खून से सने हुए थे। डोरिया, उसके दर्द का ख्याल रखो। तुम में सवार जैसी शक्ल नहीं है, शायद वह तुमसे न डरे। बाकी मेरे साथ। उसने चांदी को लकड़ी के टूटे हुए गेट से बाहर निकलने के लिए कहा। शहर के अंदर तो और भी बुरा हाल था। कई घर जल रहे थे और जक्का रहन अपने भयानक काम में व्यस्त थे। सिरविहीन लाशें संकरी घुमावदार गलियों में भरी हुई थी। वे बलात्कार की शिकार दूसरी महिलाओं के पास से गुजरी। हर बार डैनी ने लगाम कसी, अपने खासों को भेजा और पीड़िता को गुलाम बना लिया। उनमें से एक 40 साल की मोटी मोटी छपटी नाक वाली महिला ने डैनी को आम भाषा में रुक रुक कर आशीर्वाद दिया, लेकिन बाकी लोगों ने उसे सिर्फ काली निगाहों से देखा। उन्हें उस पर शक था, उसे दुख के साथ एहसास हुआ। उन्हें डर था कि उसने उन्हें किसी और बुरे भाग्य के लिए बचाकर रखा है। तुम उन सभी पर दावा नहीं कर सकती बच्ची, सर जोरा ने कहा। चौथी बार जब वे रुके, जबकि उसके खासों के योद्धा उसके पीछे उसके नए गुलामों को इकट्ठा कर रहे थे। मैं खलीसी हूं, 7 राज्यों का वारिस, ड्रैगन का खून, डैनी ने उसे याद दिलाया। यह बताना तुम्हारा काम नहीं है कि मैं क्या नहीं कर सकता। शहर भर में एक इमारत आग और धुएं के एक बड़े झोंके में ढह गई और उसने दूर से चीखें और भयभीत बच्चों की चीखें सुनी। उन्होंने पाया कि खाल ड्रोगो एक चौकोर खिड़की रहित मंदिर के सामने बैठा था, जिसकी दीवारें मोटी मिट्टी की थीं और एक विशाल भूरे प्याज की तरह एक बल्बनुमा गुंबद था। उसके बगल में उससे भी लंबे सिरों का ढेर था। मेमने के आदमियों के छोटे तीरों में से एक उसके ऊपरी हाथ के मांस में घुस गया और खून ने उसकी नंगी छाती के बाएं हिस्से को पेंट के छींटे की तरह ढक दिया। उसके साथ उसके 3 खून सवार थे। जिकी ने डैनी को उतरने में मदद की। जैसे जैसे उसका पेट बड़ा और भारी होता गया, वह अनाड़ी होती गई। वह खाल के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मेरा सूरज और सितारे घायल हो गए हैं। आराख का घाव चौड़ा लेकिन उथला था। उसका बायां निप्पल गायब था और खून से लथपथ मांस और त्वचा का एक टुकड़ा उसके सीने से गीले कपड़े की तरह लटक रहा था। खरोंच, जीवन का चांद, एक खून सवार के अरख से खाल ओगो तक, खाल ड्रोगो ने आम भाषा में कहा। मैं इसके लिए उसे मारता हूं, और ओगो को भी। उसने अपना सिर घुमाया। उसकी चोटी में घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। क्या तुम ओगो को सुन रहे हो? और फोगो उसका खालक्का है, जो खाल था जब मैंने उसे मारा। कोई भी आदमी मेरे जीवन के सूरज के सामने खड़ा नहीं हो सकता, डैनी ने कहा। उस घोड़े का पिता जो दुनिया पर सवार होता है। एक घुड़सवार योद्धा आया और अपनी काठी से उछल पड़ा। उसने हागोत से बात की, जो गुस्से में डोथराकी की एक धारा थी जिसे डैनी समझ नहीं पाई। विशाल खून सवार ने उसे एक भारी नजर से देखा और फिर अपने खाल की ओर मुड़ गया। यह मागो है, जो को झाको के खास में सवारी करता है। वह कहता है कि खलीसी ने उसकी लूट ले ली है, मेमनों की एक बेटी जिस पर वह सवार था। खाल ड्रोगो का चेहरा शांत और कठोर था, लेकिन उसकी काली आंखें डैनी की ओर जाते समय उत्सुक थीं। मुझे इस बारे में सच बताओ, मेरे जीवन का चांद, उसने दोथराकी में आदेश दिया। डैनी ने उसे बताया कि उसने क्या किया है, उसकी अपनी भाषा में, ताकि खाल उसे बेहतर ढंग से समझ सके। उसके शब्द सरल और सीधे थे। जब उसने कहा तो ड्रोगो भौहें सिकोड़ रहा था। यह युद्ध का तरीका है। ये महिलाएं अब हमारी गुलाम हैं। हम उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं। मुझे उन्हें सुरक्षित रखने में खुशी होती है, डैनी ने कहा, यह सोचकर कि क्या उसने बहुत ज्यादा हिम्मत की है। अगर तुम्हारे योद्धा इन महिलाओं पर सवार होते हैं
तो उन्हें धीरे से ले जाने दें और अपनी पत्नियों के रूप में रखने दें। उन्हें खालसर में जगह दें और उन्हें तुम्हारे बेटे पैदा करने दें। कोथो हमेशा खून सवारों में सबसे क्रूर था। यह वह था जो हंसा। क्या घोड़ा भेड़ों के साथ प्रजनन करता है? उसके स्वर में कुछ उसे विसेरीज की याद दिलाता था। डैनी ने गुस्से से उस पर पलटवार किया। ड्रैगन घोड़े और भेड़ दोनों को समान रूप से खाता है। खाल ड्रोगो मुस्कुराया। देखो वह कितनी भयंकर हो जाती है, उसने कहा। यह उसके अंदर मेरा बेटा है। वह घोड़ा जो दुनिया पर चढ़ता है उसे अपनी आंख से भरता है। धीरे धीरे सवारी करो। कोथो, अगर मां तुम्हें जहां तुम बैठते हो वहां जला नहीं देती तो बेटा तुम्हें कीचड़ में रौंद देगा। और तुम मागो, अपनी जुबान पकड़ो और सवार होने के लिए कोई दूसरा मेमना ढूंढो। ये मेरी खलीसी के हैं। वह डेनेरिस की ओर हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, ड्रोगो अचानक दर्द से कराह उठा और अपना सिर घुमा लिया। डैनी लगभग उसकी पीड़ा को महसूस कर सकती थी। घाव उससे भी बदतर थे जितना सर जोरा ने उसे बताया था। मरहम लगाने वाले कहां हैं? उसने पूछा। खलासर के पास दो तरह के लोग थे, बांझ महिलाएं और नपुंसक दास। जड़ी बूटी वाली महिलाएं औषधि और मंत्रों का व्यापार करती थीं। नपुंसक चाकू, सुई और आग का। वे खल में क्यों नहीं जाते? खल ने बाल रहित पुरुषों को दूर भेज दिया खलीसी, बूढ़े कोहलो ने उसे आश्वस्त किया। डैनी ने देखा कि खून सवार ने खुद को घायल कर लिया था। उसके बाएं कंधे पर एक गहरा घाव। कई सवार घायल हैं, खल ड्रोगो ने जिद्दी होकर कहा। पहले उन्हें ठीक होने दो। यह तीर एक मक्खी के काटने से ज्यादा कुछ नहीं है। यह छोटा सा घाव मेरे बेटे के सामने शेखी बघाड़ने के लिए एक नया निशान है। डैनी उसकी छाती की मांसपेशियों को देख सकती थी जहां त्वचा कट गई थी। उसकी बांह में लगे तीर से खून की धार बह रही थी। खल ड्रोगो को इंतजार नहीं करना चाहिए, उसने घोषणा की। जोगो, इन हिजड़ों को खोजो और उन्हें तुरंत यहां ले आओ। सिल्वर लेडी, उसके पीछे से एक महिला की आवाज आई। इन आ जाई। मैं महान सवार की चोटों में मदद कर सकती हूं। डैनी ने अपना सिर घुमाया। बोलने वाला वह गुलाम था जिस पर उसने दावा किया था, वह भारी चपटी नाक वाली महिला जिसने उसे आशीर्वाद दिया था। खल को भेड़ों के साथ सोने वाली महिलाओं की मदद की जरूरत नहीं है, कोथो ने चिल्लाया। अग्गो, उसकी जीभ काट दो। एग्गो ने उसके बाल पकड़े और उसके गले पर चाकू रख दिया। डैनी ने एक हाथ उठाया। नहीं, वह मेरी है, उसे बोलने दो। एग्गो ने उससे कोथो की ओर देखा। उसने अपना चाकू नीचे कर लिया। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, भयंकर सवार, महिला ने दोथराकी अच्छी तरह से बोली। उसने जो वस्त्र पहने थे वे कभी सबसे हल्के और बेहतरीन ऊनी कपड़े थे जो कढ़ाई से भरपूर थे, लेकिन अब वे कीचड़ से सने हुए और खून से सने और फटे हुए थे। उसने अपनी चोली के फटे हुए कपड़े को अपने भारी स्तनों से चिपका लिया। मेरे पास चिकित्सा कला में कुछ छोटा मोटा हुनर है। तुम कौन हो? डैनी ने उससे पूछा। मेरा नाम मेरी माज डुअर है। मैं इस मंदिर की देवी हूं। मैगी, हग्गो ने अपने आराख को उंगलियों से सहलाते हुए कहा। उसका चेहरा काला था। डैनी को यह शब्द एक भयानक कहानी से याद आया जो झिकी ने उसे एक रात रसोई की आग के पास सुनाई थी। मैगी एक ऐसी महिला थी जो राक्षसों के साथ सोती थी और सबसे काले जादू का अभ्यास करती थी। एक घिनौनी चीज, बुरी और निष्प्राण, जो रात के अंधेरे में लोगों के पास आती थी और उनके शरीर से जीवन और ताकत चूस लेती थी। मैं एक मरहम लगाने वाली हूं, मेरी माज डुअर ने कहा। भेड़ों का मरहम लगाने वाली, कोथो ने व्यंग्य किया। मेरे खून के खून, मैं कहता हूं इस माएगी को मार डालो और बाल रहित लोगों की प्रतीक्षा करो। डैनी ने ब्लड राइडर के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। यह बूढ़ी, घरेलू, मोटे शरीर वाली महिला उसे माएगी जैसी नहीं लग रही थी। तुमने अपनी चिकित्सा कहां से सीखी मेरी माज डुअर? मेरी मां मुझसे पहले ईश्वर की पत्नी थी और उसने मुझे महान चरवाहे को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाले सभी गीत और मंत्र सिखाए, और पत्ते, जड़ और बेरी से पवित्र धुएं और मलहम कैसे बनाए। जब मैं छोटी और अधिक सुंदर थी तो मैं उनके जादूगरों से सीखने के लिए कारवा में छाया द्वारा अशाई गई थी। जोगोस नहाई की एक चंद्रगायिका ने मुझे अपने जन्म के गीतों के साथ उपहार दिया। आपके अपने घुड़सवार लोगों की महिला ने मुझे घास, मकई और घोड़े का जादू सिखाया, और सनसेट लैंड्स के एक मास्टर ने मेरे लिए एक शरीर खोला
और मुझे त्वचा के नीचे छिपे सभी रहस्यों को दिखाया। सर जोरा मॉर्मोंट बोले, एक मास्टर? मार्विन, उसने अपना नाम रखा, महिला ने कॉमन टंग में जवाब दिया। समुद्र से, समुद्र के पार, 7 भूमि, उसने कहा, सनसेट लैंड्स, जहां पुरुष लोहे हैं और ड्रैगन शासन करते हैं। उसने मुझे यह भाषण सिखाया। अशाई में एक मास्टर, सर जोरा ने सोचा। मुझे बताओ गॉडस्विफ, इस मार्विन ने अपनी गर्दन के बारे में क्या पहना था? एक जंजीर इतनी तंग कि सभी लोग एक झुंड हैं, या ऐसा हमें सिखाया जाता है, मेरी माज डूअर ने उत्तर दिया। महान चरवाहे ने मुझे अपने मेमनों को ठीक करने के लिए धरती पर भेजा है, जहां भी मैं उन्हें पाऊं। कोथो ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। हम कोई भेड़ नहीं हैं, मैगी। बंद करो, डैनी ने गुस्से में कहा। वह मेरी है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खल ड्रोगो ने बड़बड़ाया। तीर निकल ही जाना चाहिए कोथो। हाँ, महान सवार, मेरी माज डूअर ने उसके चोटिल चेहरे को छूते हुए उत्तर दिया। और तुम्हारे स्तन को धोया और सिलना चाहिए, नहीं तो घाव सड़ जाएगा। तो करो, खल ड्रोगो ने आदेश दिया। महान सवार, महिला ने कहा, मेरे उपकरण और औषधि भगवान के घर के अंदर हैं। वह बिना किसी सहारे के उन सभी के ऊपर खड़ा था। खून की एक ताजा लहर उसके सीने से नीचे बह रही थी, जहां ओगो के आराख ने उसके निप्पल को काट दिया था। डैनी जल्दी से उसके पास चली गई। मैं कोई आदमी नहीं हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, इसलिए तुम मुझ पर झुक सकते हो। ड्रोगो ने उसके कंधे पर एक बड़ा हाथ रखा। उसने उसका कुछ वजन उठाया और वे बड़े मिट्टी के मंदिर की ओर चल पड़े। तीनों खून सवार उसके पीछे पीछे चल पड़े। डैनी ने सर जोरा और उसके खास के योद्धाओं को प्रवेश द्वार की रखवाली करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जब तक वे अंदर हैं, कोई भी इमारत में आग न लगा दे। वे कई बरामदों से होते हुए प्याज के नीचे बने ऊंचे केंद्रीय कक्ष में पहुंचे। ऊपर छिपी खिड़कियों से हल्की रोशनी चमक रही थी। दीवारों पर लगी बत्तियों से कुछ मशालें धुआं छोड़ती हुई जल रही थीं। मिट्टी के फर्श पर भेड़ की खालें बिखरी हुई थीं। वहां, मेरी माज डोर ने वेदी की ओर इशारा करते हुए कहा, एक विशाल नीली नसों वाला पत्थर जिस पर चरवाहों और उनके झुंड की छवियां उकेरी गई थीं। खल ड्रोगो उस पर लेटा था। बूढ़ी औरत ने मुट्ठी भर सूखे पत्ते अंगीठी पर फेंके, जिससे कक्ष सुगंधित धुएं से भर गया। बेहतर होगा अगर आप बाहर इंतजार करें, उसने बाकी लोगों से कहा। हम उसके खून के खून हैं, कोहोलो ने कहा। यहां हम इंतजार करते हैं। कोथो मेरी माज डूअर के करीब गया। यह जान लो, मेमने भगवान की पत्नी, खल को नुकसान पहुंचाओ। आखिरकार उसने उसे उसके बलात्कारियों के कठोर हाथों से बचाया था। अगर तुम्हें रुकना ही है तो मदद करो, मिरी ने खून सवारों से कहा। महान सवार मेरे लिए बहुत शक्तिशाली है। जब तक मैं उसके शरीर से तीर निकालती हूं, तब तक उसे स्थिर रखो। उसने अपने गाउन के चीथड़ों को अपनी कमर तक गिरने दिया और नक्काशीदार संदूक खोला और खुद को बोतलों और बक्सों, चाकुओं और सुइयों के साथ व्यस्त कर लिया। जब वह तैयार हो गई तो उसने कांटेदार तीर के सिरे को तोड़ दिया और शाफ्ट को बाहर निकाला, लाजरीन की गायन भाषा में मंत्रोच्चार करते हुए। उसने अंगीठी पर उबलने के लिए शराब की एक बोतल गर्म की और उसे उसके घावों पर डाला। खल ड्रोगो ने उसे कोसा, लेकिन वह हिला नहीं। उसने तीर के घाव को गीले पत्तों के प्लास्टर से बांधा और उसके सीने पर घाव की ओर मुड़ी, उस पर हल्के हरे रंग का लेप लगाया और फिर त्वचा के फ्लैप को वापस अपनी जगह पर खींच लिया। खल ने अपने दांत पीस लिए और चीख को निगल लिया। धर्मपत्नी ने एक चांदी की सुई और रेशमी धागे का एक बॉबिन निकाला और मांस को बंद करना शुरू कर दिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने त्वचा पर लाल रंग का लेप लगाया, उस पर और पत्ते डाले और स्तन को भेड़ की खाल के एक फटे हुए टुकड़े में बांध दिया। उसने कहा, तुम्हें मेरी दी हुई प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए और भेड़ की खाल को 10 दिन और 10 रातों तक उसी जगह पर रखना चाहिए। बुखार, खुजली और उपचार हो जाने पर एक बड़ा निशान होगा। खल ड्रोगो घंटियां बजाते हुए बैठा था। मैं अपने निशानों के बारे में गाता हूं, भेड़ औरत, उसने अपनी बांह मोड़ी और गुस्से से कहा। न तो शराब पीना और न ही खसखस का दूध, उसने उसे सावधान किया। तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तुम्हें जहरीली आत्माओं से लड़ने के लिए अपने शरीर को मजबूत रखना चाहिए। मैं खल हूं, ड्रोगो ने कहा।
मैं दर्द पर थूकता हूं और जो मुझे पसंद है पीता हूं। कोहोलो, मेरी बनियान लाओ। बूढ़ा आदमी जल्दी से चला गया। इससे पहले डैनी ने बदसूरत लहजरीन महिला से कहा, मैंने तुम्हें प्रसव गीतों के बारे में बात करते सुना। मैं खूनी बिस्तर का हर रहस्य जानता हूं, सिल्वर लेडी, और न ही मैंने कभी कोई बच्चा खोया है, मेरी माच डुअर ने जवाब दिया। मेरा समय निकट है, डैनी ने कहा। मैं चाहता हूं कि जब वह आए तो तुम मेरे पास आओ, अगर तुम चाहो तो। खाल ड्रोगो हंसा। मेरे जीवन का चांद, तुम एक दास से नहीं पूछते, तुम उसे बताते हो। वह तुम्हारे आदेश के अनुसार काम करेगी। वह वेदी से नीचे कूद गया। आओ, मेरा खून, घोड़े पुकारते हैं, यह जगह राख है, यह सवारी का समय है। हाग्गो ने मंदिर से खल का पीछा किया, लेकिन कोथो काफी देर तक रुका रहा ताकि मेरी मजदूर को घूर सके। याद रखो मैगी, खल जैसा होगा वैसा ही तुम्हारा होगा। जैसा तुम कहो सवार, महिला ने उसे उत्तर दिया, अपने जार और बोतलें इकट्ठा करते हुए। महान चरवाहा झुंड की रखवाली करता है। ओ टायरियन किंग्स रोड को देखने वाली एक पहाड़ी पर एक एल्म के पेड़ के नीचे खुरदुरे देवदार की एक लंबी ट्रेस्टल टेबल लगाई गई थी और उसे सुनहरे कपड़े से ढका गया था। वहां अपने मंडप के बगल में लॉर्ड टाइविन ने अपने मुख्य शूरवीरों और लॉर्ड्स बैनरमैन के साथ शाम का भोजन किया। उनका महान लाल और सोने का मानक एक ऊंचे पाइक से ऊपर लहरा रहा था। टायरियन देर से पहुंचा। काठी में दर्द, उसने सोचा कि शायद आज रात वह काफी नशे में हो जाएगा। शाम ढल चुकी थी और हवा में जुगनू उड़ रहे थे। रसोइये मांस परोस रहे थे। 5 दूध पीते सुअर जिनकी खाल जली हुई थी और चटक रही थी, हर मुंह में एक अलग फल था। गंध से उसके मुंह में पानी आ गया। माफ करना, उसने अपने चाचा के बगल में बेंच पर अपनी जगह लेते हुए कहा। शायद मैं तुम्हें हमारे मृतकों को दफनाने का काम सौंप दूं, टायरियन, लॉर्ड टाइविन ने कहा। अगर तुम लड़ाई में भी उतनी ही देर से पहुंचे जितनी देर से टेबल पर पहुंचे, तो तुम्हारे पहुंचने तक लड़ाई पूरी हो चुकी होगी। ओह, निश्चित रूप से तुम मुझे 1 या 2 किसानों को बचा सकते हो पिताजी, टायरियन ने उत्तर दिया। बहुत ज्यादा नहीं, मैं लालची नहीं बनना चाहता। उसने अपना वाइन कप भरा और एक सेवारत आदमी को सुअर को काटते हुए देखा। कुरकुरी खा लो। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। इसके चाकू के नीचे चटक रही थी और मांस से गर्म रस बह रहा था। यह सबसे प्यारा नजारा था जो टायरियन ने सदियों में देखा था। सर एडम के बाहरी लोगों का कहना है कि स्टार्क सेना ट्विंस से दक्षिण की ओर चली गई है, उनके पिता ने बताया, जबकि उनका ट्रेंचर सुअर के मांस के टुकड़ों से भरा हुआ था। लॉर्ड फ्रे की सेना उनके साथ शामिल हो गई है। वे संभवतः हमसे उत्तर की ओर 1 दिन की पैदल दूरी पर हैं। कृपया पिताजी, टायरियन ने कहा, मैं खाने वाला हूं। क्या स्टार्क लड़के का सामना करने का विचार आपको कमजोर कर देता है टायरियन? आपका भाई जैमी उससे निपटने के लिए उत्सुक होगा। मैं जल्द ही उस सुअर से निपट लूंगा। रॉब स्टार्क आधा भी इतना कोमल नहीं है और उसकी गंध कभी इतनी अच्छी नहीं रही। लॉर्ड लेफोर्ड, जो उनके भंडार और आपूर्ति का प्रभाव संभालता था, आगे झुका। मुझे उम्मीद है कि आपके जंगली लोग आपकी अनिच्छा को साझा नहीं करेंगे, अन्यथा हमने उन पर अपना अच्छा स्टील बर्बाद कर दिया है।